कैसे हो दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा हाउ सेल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड। सेल साइकिल कैसे कंट्रोल की जाती है। ये वीडियो मेरी उसी सीरीज़ में रहेगी सेल डिवीज़न की। एक सेल की मैं अलग से सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सेल के टॉपिक्स होंगे, मेन टॉपिक्स, और उनके ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ये सेल साइकिल, अब बोला था मैंने कि सेल साइकिल क्या था कि एक इंटरफेज हो गई, एक एम फेज हो गई। अब एम फेज है और इंटरफेज है, दोनों को मिला के जो है वो सेल साइकिल है। मतलब कोई भी सेल है वो अपनी पूरी लाइफ में उसकी जो है उसकी सेल साइकिल है। अब अपने देखते हैं ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट रहता है। अब इसमें क्या है कि कोई भी एंजाइम है, कोई भी अपने मान लेते हैं कोई भी प्रोटीन है। अब मेन इसमें यह है साइक्लिन प्रोटीन, जो कि बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, साइक्लिन एंजाइम है। अब सीडीके कुछ नहीं है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। अब काइनेज एंजाइम होता क्या, इसकी स्पेशलिटी होती है कि ये फॉस्फेट ग्रुप हटा देता है एटीपी से और प्रोटीन के साथ में जोड़ देता है। ठीक है जी। अब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, नाम से पता लग गया होगा आपको। अब काइनेज एंजाइम जो कि किस पे डिपेंडेंट है, साइक्लिन एंजाइम पे या प्रोटीन पे, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। अब एम साइक्लिन पे सीडीके जाके जुड़ गया, सीडीके जाके जुड़ गया। अब एम सीडीके जाके एम साइक्लिन के साथ बाइंड हो गया, तो अपना क्या बन गया, ये एम सीडीके पूरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। अब ये एज अपने अब लेके चल रहे हैं कि ये एम फेज आ गई है और एम सी डी के बन गया है। अब एम सी डी के बनने का मतलब ये है कि ये माइटोसिस की जो मशीनरी है, मतलब माइटोसिस अभी स्टार्ट करवा दिया है इसने, तो एम सी डी के जो है वो स्टार्ट करवा रहा है माइटोसिस को, प्रोसेस को। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। अब ये सी डी के, अब मान लीजिए अब एम फेज ख़त्म हो गया, पूरा ख़त्म हो गया जी। एम फेज मान लीजिए ख़त्म हो गया। अब सेल डिवाइड कर दिया, एक सेल से दो सेल बन गई, अब सेल डिवाइड हो गया। तो अब वो एम साइक्लिन का काम जब ख़त्म हो गया एम सी डी के का, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है जी। अब डिस्ट्रॉय हो गया वो। अब जो सी डी के बचा था वो सी डी के वापस अपना यहीं पे आ गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। ये डिस्ट्रॉय दिखा दिया अपनों ने, ये सी डी के आ गया वापस। ठीक है जी। अब सेल ग्रो हुई भाई साहब। अब एस साइक्लिन आया फिर से, किसके साथ, सीडीके के साथ। कौन सा सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। कुछ नहीं है, ये बस एटीपी को ही अलग कर रहा था ना, फॉस्फेट ग्रुप को अलग करके ये प्रोटीन पे जोड़ रहा था। ठीक है जी। अपने पास जो मेन फंक्शनल यूनिट थी जो फंक्शन कर रही थी सेल साइकिल में डिवीज़न का, उस पे अपने ये एटीपी फॉस्फेट को जोड़ के, फॉस्फेट को हटा के प्रोटीन के साथ जोड़ रहा था। तो ये काम था इसका। तो एस साइक्लिन प्रोटीन अब नाम से था, वहाँ पे एम साइक्लिन था, यहाँ पे हो गया एस साइक्लिन। तो नाम से पता लग रहा है ये एस फेज में चलेगा। कौन सी एस फेज में, इंटरफेज की एस फेज में, जहाँ पे क्या था, डीएनए रेप्लिकेशन था। अब डीएनए, अब एक कौन सी डीएनए की मशीनरी होगी, डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी को ये ट्रिगर करेगा, इसका फंक्शन ये होगा। ठीक है। एस सी डी के एस फेज के क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम की ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसा साइक्लिन इसके साथ आके जुड़ गया। अभी एस फेज के साथ अभी यहाँ तक रहेगा, एंड तक। ठीक है जी। अब इसका मान लीजिए काम खत्म हो गया तो डिसोसिएट हो जाएगा, वापस से G2 फेज तक आने तक ये CD के वापस पहुंच जाएगा, मतलब ये नेसेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उससे डिसोसिएट होकर अपनी जो स्टेबल फॉर्म है उसमें आ जाएगा, क्योंकि इसका काम तो ख़त्म हो गया। वापस यही प्रोसेस अपनी चलेगी। अब अपने डायग्राम देख रहे हैं सेल साइकिल का। इसमें क्या है कि G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, फिर से M फेज है। अब M फेज के अपने पीछे पड़े थे, एक कैरियोकाइनेसिस था। कैरियो का मतलब क्या था, न्यूक्लियर डिवीज़न, काइनेसिस मतलब डिवीज़न। तो एक न्यूक्लियर का डिवीज़न हुआ जो कि माइटोसिस ने करवाया।
फिर उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्मिक का डिवीज़न हुआ। साइटो मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक से है। अब ये हमने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बनाया, मतलब जिसका जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका उतना बड़ा एरो है। ठीक है जी। अब अपने यहाँ पे लिखा हुआ है एक G0। ये टर्म कब आती है कि जब कोई भी सेल जो मान लीजिए वो डिवाइड हो के कोई भी सेल है उसने अपने आखिरी टाइम पे आ गई, अब उसको डेथ होना है। ठीक है जी। मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ, मान लीजिए इसने 4 लाख बार इसने जो है डिवाइड कर लिया एक सेल ने। ठीक है, आगे के आगे आगे से आगे। अब जो इसका लास्ट सेल होगा भाई, अब वो टिश्यू है जो कुछ भी पर्टिकुलर सेल्स का, वो टिश्यू में जो सेल होगा वो अब मान लीजिए आगे करना नहीं चाहता, डिफरेंशिएट या डिवीज़न नहीं करना चाहता, तो डिवाइड नहीं करना चाहता वो, जो मान लीजिए इससे पहले जो मतलब एक पहले जो डिवीज़न होगा ना उससे पहले ये G0 में चला जाएगा। इसमें होगा सब यही प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे G0 में चला जाएगा। इसको हमने क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट फेज। क्वोशिएंट फेज ये G0 में चला गया। ये फेज असल में है क्या कि ये फेज बताती है कि बस ये आखिरी बार ये डिवीज़न करेगा, उसके बाद ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा इसमें। पीछे हम देखते आ रहे थे पीछे कि ये बार बार ये जो है साइकिल के एक फेज में चल रहा था, तो अपने सेल साइकिल बोल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि G0 जो फेज है, G0 भी बोलते हैं इसको, G0 भी बोलते हैं, वो आखिरी है। तो यहाँ पे वो सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो मैचुरेशन हो गया उसका, तो जिसके लिए अपने वर्ड देते हैं डिफरेंशिएशन। तो आखिरी बार जो है वो डिफरेंशिएट हो रही है, या इसके बाद बस डेथ है, तो फिर इसकी जो फेज आएगी वो अपने G0 से डिनोट करेंगे इसको। इसके बाद सेल मर जाएगी, वो भाग तो कहाँ से लेगी, और किसी के फेज में तो मर ही जाएगी भाई साहब। अभी कोई भी चेंज हो रहा था G1 से ये वो चेंज इरिवर्सिबल है, हम उसको वो नहीं कर, वापस रिवर्स नहीं कर सकते कि उसका इफेक्ट जो है वो कम नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल रहेगा। तो कोई भी कंटेंट मान लीजिए डबल हो गया, सेल ने डबल बना लिया उसको, अब सेल चाहे भी ना तो भी उसको नहीं कर सकती, क्योंकि वो कंटेंट अब बना दिया उसने, तो वो इरिवर्सिबल हो गया एक हिसाब से। यही सेल साइकिल की खासियत है। अब बायोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए कुछ प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो इन सेल साइकिल को चलाते हैं, वर्क करते हैं इस पे। तो साइक्लिन पीछे बोल के आया था यार, साइक्लिन जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन है, वो काइनेज से जुड़ेगा। काइनेज से जुड़ के अब एटीपी फोस्फेट, एटीपी से फोस्फेट ग्रुप उसने हटा लिया, वो प्रोटीन के साथ ऐड कर देगा। प्रोटीन के साथ ऐड करने के बाद जो काइनेज था वो सीडीकेज एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन मान लीजिए एम साइक्लिन के साथ जुड़ा था, किस फेज में, एम फेज में, तो वो माइटोसिस करवाएगा। अब मान लीजिए माइटोसिस हो गया, सेल अगले फेज में चला गया। सेल अगले फेज में जाने के बाद, अगले फेज में चला गया, वो डिसोसिएट हो जाएगा। वो डिसोसिएट होने के बाद अब मान लीजिए सेल वापस जीवन में आ रहा है, तो वापस वो सीडीके में कन्वर्ट हो गया, डिसोसिएट हो गया। और मान लीजिए उसके बाद वो एस में आ रहा है, तो फिर एस साइक्लिन वहाँ पे फिर से आ जाएगा और एस सीडीकेज बना देगा। सीडीकेज क्या थे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम्स, जो रेगुलेट कर रहे थे सेल साइकिल को। अभी एंजाइम क्या वर्क कर रहे थे सेल के ऊपर कि उस फेज के हिसाब से वर्क कर रहे थे। अब ये फेज भी इसी वजह से टाइम ड्यूरेबल है, अब वो उसी टाइम तक वो करेंगे, उसके बाद वो डिसोसिएट हो जाएंगे, इसलिए टाइम ड्यूरेबल है। उतनी अमाउंट ही बनती है जितनी अमाउंट के हिसाब से सेल जो है सेल साइकिल करेगा, अपना पूरा फेजेस के हिसाब से बटा हुआ है। तो काइनेज एंजाइम उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका काम नहीं रहेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद वो अगले फेज में चला जाएगा। अब यहाँ पे चेक पॉइंट्स थे G1, S, G2 से M। वो G1 क्या था, गैप फेज, पहला गैप फेज था, गैप फेज, और G2 क्या था, सेकंड गैप फेज था। अब गैप फेज यही तो ध्यान रख रहा था भाई साहब, यही ध्यान रख रहा था कि जो S साइक्लिन है, M साइक्लिन है,
या कुछ भी साइक्लिन प्रोटीन के साथ काइनेज एंजाइम की कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो थी कॉम्बिनेशन के बाद, वो फॉरवर्डली सेल साइकिल को आगे बढ़ा रही थी ना, फॉरवर्ड कर रही थी। तो यही चेक पॉइंट, यही ध्यान रखते हैं। तो उसी की वजह से अपने को सेल को पता लगता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, क्योंकि वही तो डीएनए वगैरह साइक्लिन काइनेज एंजाइम वही तो सारी रिएक्शंस करवा रहे थे। अब उनको उनकी अमाउंट या फिर उनका जो कॉम्प्लेक्स है वो बनने के बाद ही सेल को G1 में या G2 में पता लगता है। ठीक है जी। अब एस साइक्लिन का, एस काइनेज का आगे काम बता ही दिया यार, वो एस साइक्लिन पे डिपेंड है। जब वो एस काइनेज के साथ आगे जुड़ेगा भाई, काम करके निकलता बनेगा। अब काम कर लिया उसने, उसके बाद बस उसका काम है ही नहीं, बस वो एम काइनेज में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद, बस आगे और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है। अब जीन्स, अब आगे अपने देखते हैं कि इसमें जीन्स जो है कौन कौन से इन्वॉल्व है। अब ह्यूमन जो अपनी बॉडी है उसमें जीन्स होते हैं। जो जीन्स क्या करवाते हैं, जीन्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे वो हेयर के लिए कलर आ रहा है अपने पास, स्किन का कलर आ रहा है, वैसे ही वो जीन है जो सेल में उस काम को करवाएगा ना, तो वो भी एक फंक्शन करवा रहा है उसमें सेल में। तो इसी वजह से वो जीन का एक अपने ने पर्टिकुलर एक बना दिया। जैसे CD के अपनों ने एंजाइम का नाम दे दिया, वैसे ही अपनों ने जीन का नाम दे दिया। वो क्या है, CDC2, एक CDC28। अब ये बस अपनों ने उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए एक कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, एक स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, पर है दोनों किसके, ईस्ट के। एक बडिंग ईस्ट की है, एक बड बनाता है और एक फ्यूजन करता है, सिंपली फ्यूजन करता है, एक बडिंग करता है। ठीक है जी। बस आज का अपना ये वीडियो यहीं पर है। कोई भी मतलब जितने भी मैं वीडियो चढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स में हर बार डिस्क्रिप्शन में चढ़ा रहा हूँ, अगर आप भूल जाते हैं तो देख लीजिएगा। जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।